दोस्तों स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। पहले टॉपिक में हमने स्टार्ट करी थी न्यूक्लियर फिजिक्स और उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक में रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सर जी रेडियो एक्टिविटी क्या होती? भाई छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। रेडियो एक्टिविटी, एक आदमी था उसका नाम था हेनरी बैकुरल। क्या नाम था? हेनरी बैकुरल। कुछ पत्थर पड़े हुए मिल गए, उठा लाए, उठा के लैब में रख लिए। देखा यार फोटोग्राफिक प्लेट पड़ोस में पड़ी थी, काली हो गई। यानी इन्होंने कहा प्रकृति में, नेचर में कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनसे भैया कुछ अदृश्य किरणें निकलती। बोले हम बैठ के देखते तो रहे, किरणें निकलती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ पत्थर जरूर, मतलब जो प्लेट है वो काली हो गई। इसका मतलब इन पत्थरों से कुछ किरणें निकल नहीं। बोले इन किरणों को कहेंगे रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव रेज। इन पत्थरों को ये जो पड़े हुए हमें मिले इन्हें कहेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और इस पूरे गुण यानी इस पूरी प्रॉपर्टी को कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। मेरे भाई सरल भाषा में हम आपको समझाएं। बचपन में जब हम लोग छोटे थे, सभी छोटे होते हैं बचपन में, तो घड़ी पहना करते थे, तो घड़ी चमका करती थी, उसमें रेडियम हुआ करता था। तो लोग क्या कहते थे, भैया इसके अंदर रेडियम है, धूप में ले जाए भैया चार्ज करके ला रहा है। तो वो चार्ज आज नहीं करा जाता था भैया, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ उसमें हुआ करता, उससे जो किरणें निकलती हैं सारी चीजें, यानी ओवरऑल क्या है, रेडियो एक्टिव कुछ पदार्थ होते हैं जिनके बारे में सबसे पहले हेनरी बैकुरल ने बताया। इन्होंने कहा प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे कुछ किरणें निकलती रहती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, यानी सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स कहते हैं। और मेरे भाई फाइनली इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो यही यहां पे लिखा हुआ है वह फिनोमेनन जिसमें हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर मतलब जो भारी पार्टिकल्स होते हैं। 82 पीबी 206, 82 पीबी 206 का मतलब क्या? 82 नंबर लेड होता है और 82 के बाद वाले जितने हैं 83, 84, 85, 86, इन सभी को हैवी पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स माना जाता है। तो वह फिनोमेनन जिसमें हैवियर एलिमेंट से पावरफुल रेडिएशंस का स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, यानी लगातार एमिशन को हिंदी में क्या कहेंगे, उत्सर्जन होता रहता है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तथा वे एलिमेंट्स जो यह फिनोमेनन शो करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कौन हो गया? यूरेनियम हो गया। यूरेनियम का नंबर सर जी कितना होता है? 92 नंबर होता है। थोरियम हो गया, ठीक, पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया, रेडॉन हो गया, सारे के सारे। जैसे पोलोनियम का नंबर कितना होता है? 84 होता है, रेडॉन का 86 होता है, रेडियम का कितना होता है बताना, तुम लोग कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। जब यह फिनोमेनन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में पाई जाती है, यानी नॉर्मली हमें कोई एलिमेंट मिल गया जिसकी खोज हम लोगों ने नहीं करी है, नेचर में कोई एलिमेंट मिल जाए, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? तब हम लोग उसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेनन है, यानी लगातार नाभिक से निकलती जाएंगी किरणें, निकलती जाएंगी और नाभिक का वजन भैया कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आता है जब वो जो घड़ी है चमकना बंद कर देती है। क्यों चमकना बंद कर देती है? भैया हो गया, उसकी अर्धायु जितनी थी, उसकी फुल आयु जितनी थी, उसकी लाइफ जितनी थी वो खत्म हो गई, पूरा उत्सर्जन हो गया और खेल खत्म हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आपको आया होगा कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसके तहत किसी पदार्थ से, किसी सब्सटेंस से लगातार किरणें निकलती रहती हैं भाई, ठीक। किसने इसके बारे में बताया? हेनरी बैकुरल ने बताया भाई, ठीक। अब लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो कई आदमी आए, हमने बताया था पिछली वीडियो में, जैसे सोडी फजान रसल आए। सोडी फजान रसल ने क्या बताया कि सोडी फजान रसल ने बताया कि भाई फॉलोइंग 2 लॉज आर फाउंड। सबसे पहले तो थोड़ा बताते हैं, बताओ सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के एटम से अल्फा बीटा गामा रेस का स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं लगातार, ठीक। रेडियो एक्टिव एटम्स के डिसइंटीग्रेशन का रेट एटमॉस्फेरिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स पर डिपेंड नहीं करता। यानी टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, माहौल कैसा है, इससे भैया एमिशन नहीं होएगा, बल्कि किस पर डिपेंड करेगा? यह नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करेगा कि जितने ज्यादा एटम हैं उत्सर्जन उतना ज्यादा। भाई मेरी जेब में पैसा जितना ज्यादा होगा खर्चा उतना ज्यादा। अब जेब में पैसा ही नहीं है, जेब में एटम ही नहीं है, तो फिर क्या ही एमिशन होगा भाई। तो फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ठीक है, माहौल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या, नहीं। किस पर डिपेंड करेगा? एटम्स कितने ज्यादा हैं। जितने ज्यादा एटम्स लोगे उतना ज्यादा एमिशन होगा भैया, ठीक। तो ये इसके 2 लॉज हो गए। इसे समझने के लिए भैया हमने यहां पर एक चित्र बनाया हुआ है, जरा समझो कैसे समझेंगे इसे। सबसे पहले देखिए ये एक ग्राफ है, यहां पर भैया टाइम कितना है? 0, और इस समय डिसइंटीग्रेशन भी 0। तो जब टाइम है 0 तो भाई हमारे पास एलिमेंट है N0। कितने हैं? N0 एटम नंबर हमारे पास कितने हैं? N0 है भाई, ठीक। थोड़ी देर के बाद कुछ खर्चा हो गया, टाइम T निकल गया, तो T टाइम के बाद एलिमेंट रहेगा N।
कितने रह गए n, पहले कितने थे n0, अब कितने हो गए n हो गए भाई। ठीक, थोड़ी और देर के बाद टाइम थोड़ा और निकल गया t प्लस dt, तो एलिमेंट मान लिया कितने रह गए t माइनस का dn लगा, यानी dn और कम हो गए। या फिर कह सकते हैं अगर बढ़ने की टर्म में देख रहे हैं भाई तो पहले n0 थे, फिर n हुए, फिर n प्लस dn हुए, यानी dn का चेंज हो रहा है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टाइम कितना बढ़ रहा है, dn टाइम बढ़ रहा है। जब टाइम कितना है t तो नंबर कितने हैं n, जब टाइम कितना हो गया dt बढ़ गया तो नंबर भी भैया कितना बढ़ गया, dn बढ़ गया सर जी। ठीक है, या फिर जब इतना टाइम निकल गया तो dn एलिमेंट्स कम हो गए, इसके अंदर से dn जो एटम्स थे वो कम हो गए। तो ये यहां पर हमने एक चित्र बनाया हुआ है, यही हमने लिख के दिखा दिया भाई। क्या लिख के दिखाया कि माना t बराबर जब 0 समय है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n0 है। ठीक है, तथा t समय पर एटम्स कितने हैं, n है, यानी थोड़ा टाइम निकल गया, t टाइम हो गया तो फिर एटम्स कितने हो गए, n हो गए। जब 0 था तो पूरे n0 थे, इस समय कुछ भी खर्चा नहीं हुआ था, थोड़े टाइम के बाद कितने हो गए, कैपिटल N हो गए। यदि dt टाइम इंटरवल में माइनस का dn एटम, सीधी सी बात है भाई, हमने आपको क्या बताया कि टाइम इंटरवल जब हमने देखा कि भैया t से dt हुआ, ठीक, तो खर्चा कितना होगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे उत्सर्जन होता जाएगा, खर्चा होता जाएगा। तो खर्चा हो रहा है तो हमने माइनस लगा दिया, कितना खर्चा हुआ, मान लिया dn खर्च हो गया। माइनस क्यों लगाया, माइनस का मतलब लगातार खर्च हो रहे हैं भाई। ठीक, तो dn अगर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तब क्या होगा, जो रेट होगा भाई, रेट वो क्या होगा बताओ। रेट का मतलब क्या होता है, हमने आपको बता रखा है, रेट का मतलब दर होता है कि कितने टाइम में कितना, तो रेट होगा भाई माइनस का dn अपॉन dt। रेट निकालने के लिए हमेशा टाइम से भाग दे देते हैं, समय से भाग दे देते हैं, यानी रेट कितना हो जाएगा, माइनस का dn अपॉन dt हो जाएगा। माइनस dn अपॉन dt का क्या मतलब है कि भैया dt समय में dn एटम, माइनस का मतलब खर्च हो रहे हैं, dt समय में dn एटम्स खर्च हो रहे हैं, dt समय में dn एटम्स क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहा है भाई। तो हमने लिख दिया भाई, बताओ अपने पास एलिमेंट्स हैं कितने, अपने पास एटम्स कितने थे भैया, n थे। अभी हमने क्या बताया, ऊपर लॉ में क्या लिखा कि जितना जेब में पैसा है उतना ज्यादा खर्चा होगा, यानी जो खर्चा है, जो एमिशन है, जो डिसइंटीग्रेशन, वो नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ एटम हैं कितने, n, खर्चा कितने हो गए सर जी, dn हो गए, यानी हम लोग लिख देंगे माइनस का dn अपॉन dt। जो रेट है अपना, सर जी माइनस क्यों लगा रहे हो भाई, फाइनल ईयर में हो यार, माइनस का मतलब खर्चा हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, जो भैया हमारे नंबर ऑफ एटम है उस पर डिपेंड करेगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो भैया एक लैम्डा हम लोग नियतांक लगा देंगे, लैम्डा को क्या कह देंगे, डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग कह देंगे, या फिर रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं इसे। ठीक, तो माइनस को हमने उधर कर दिया, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dn अपॉन dt बराबर लिख सकते हैं माइनस का लैम्डा n। nn वाले भाई एक तरफ कर लेंगे, अब सभी लोग बीएससी वाले ही यहाँ पे, फिजिक्स सभी के पास, इसका मतलब मैथ आपके सभी के पास रही होगी, तो इतना आपको पता होगा कि भैया nn वाले एक तरफ कर लिए, dt को हमने उधर भेज दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। पहले कितना था भैया एलिमेंट, n0 थे, बाद में कितने बचे, मान लिया n बचे। ठीक, ऐसे ये तो नियतांक है, कांस्टेंट है, तो माइनस लैम्डा बाहर। पहले टाइम कितना था, मान लिया 0 था, बाद में टाइम कितना हो गया t। जब टाइम था 0 तो एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, n0 थे, टाइम हो गया t तो भैया कितना हो गया, n हो गया, यही तो था, n0 से n हुए, टाइम 0 से t हुआ, तो लिमिट लगा दी हमने। जब लिमिट लगाएंगे भाई तो 1 अपॉन x क्या होता है, log x होता है, तो 1 अपॉन n क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिखते हैं, नीचे वाली लिमिट नीचे रखते हैं, लिख दी, बराबर माइनस लैम्डा। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, हम तो हमेशा कहते हैं यार इंटीग्रेशन 1 का क्या t हो जाएगा, या फिर सांप d को खा जाएगा, बचा हुआ t आ जाएगा। कुछ लोग अच्छा, अभी अब फाइनल ईयर में अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो लोग कहेंगे सर जी क्या बात करो, लेकिन 11th 12th वाले बच्चों को मालूम ही नहीं होता, तो उन्हें बताना पड़ता भाई। तो क्या आ गया, t आ गया, लिमिट ऊपर वाली ऊपर। और लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, जो भी जैसे यहाँ n चल रहा तो इसके यहाँ पहले n रख देंगे, फिर n0 रख देंगे, माइनस लगा के। तो अब देखो कैसे लिमिट रखेंगे, यहाँ देखो डायरेक्ट होएगा तो आपको देखना भाई। सबसे पहले यहाँ n रखेंगे तो क्या आएगा, log n आएगा, माइनस का log n0 आएगा सर जी। ठीक है, बराबर में माइनस का लैम्डा आएगा, यहाँ पहले t माइनस का 0 आएगा, तो बच्चे का क्या देखो, log m माइनस का log n होता है log m अपॉन n, बटे में लिख देते हैं, तो log m मतलब n, बटे में n मतलब n0, यानी हो जाएगा log n अपॉन n0 बराबर माइनस का लैम्डा इंटू टी। 0 तो 0 है भाई। ठीक, जब भी कभी लॉग हटाते हैं तो उधर भैया पावर e की पावर में पहुंच जाती है, n0 को उधर भेज दिया तो n बराबर क्या आ जाएगा, n0 e की पावर माइनस का
लैम्डा टी। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। इसे कहा था भैया रदरफोर्ड सोडी ने ये लॉ दिया था, दिस इज रदरफोर्ड सोडीज लॉ भैया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, जिन बच्चों के डिस्क्रिप्टिव पेपर हम दोनों में पढ़ा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, जो अपनी एप्लीकेशन है BDKDN, वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारा कोर्स हमने कराया हुआ, डिस्क्रिप्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। जो बच्चे 6th सेमेस्टर में प्रॉपर हम पूरा एक कोर्स बना रहे हैं, यहाँ पे उतनी ऑडियंस नहीं है, फिर भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, साथ में प्रॉपर पूरा कोर्स बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऑफर भी चल रहा है 31 तारीख तक, तो चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भैया लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक कर लेना। बाकी सारी चीजें विद डिटेल में ऑब्जेक्टिव के करा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाने की कोशिश है भाई, ठीक। तो ये जो लॉ आपने देखा, इसे हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड सोडीज लॉ भाई, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको हर क्लास के बाद में सॉल्व कराते हुए चलेंगे, ताकि जो हमारी तरफ से जैसे MJPRE यूनिवर्सिटी है तो यहां पर पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलो, साथ में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हुए चलो, प्रैक्टिस करते हुए। तो भैया प्लूटोनियम जो होता है 94 नंबर होता है, इसका नंबर कितना है भाई? 94 नंबर होता है प्लूटोनियम 242। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसके नाभिक के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे ये पूछ रहा है। सुनो भाई, जो नीचे लिखे होते हैं ये प्रोटॉन होते हैं, जो ऊपर लिखा होता है ये एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार होता है। न्यूट्रॉन निकालने का बेसिक तरीका समझो, ऊपर वाले में से भैया नीचे वाले को घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। ऊपर कितना लिखा हुआ है? 242, नीचे कितना लिखा हुआ है? 94। तो भैया इसमें से हमने घटा दिया, घटा दो कितना बचेगा? 148 बच जाएगा सर जी। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 148 होंगे। तो बेसिक तरीका न्यूट्रॉन निकालने का क्या होता है? परमाणु भार में से प्रोटॉन को घटा देते हैं, यानी परमाणु भार में से प्रोटॉन को घटा दिया तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 148, यानी सरल भाषा में ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं भाई, ठीक। अगला क्या है? इन रेडियो एक्टिव डिके, यानी अभी जो हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे रेडियो एक्टिव डिके होता है, जैसे जैसे किरणें निकलती जाती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पे? तो अभी हमने लॉ पढ़ा भाई कि रेट ऑफ डिके डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पे, ना कि टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर, इन सब पे डिपेंड नहीं करता। एटम जितने ज्यादा खर्चा उतना ज्यादा होगा भाई, ठीक। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स हैव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स पर कितना आवेश होता है? सभी को पता है जब हीलियम के ऊपर 2+ आ जाते हैं तब ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। और ये कितना होता है भैया? 2 से गुणा कर दो 1.6 की, तो 1.6 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। प्लस में भाई ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है भाई, ठीक। अगला क्या है? द न्यूक्लियस रेडियम 226, यहां पे देखिए जरा 226 यहां ऊपर लिखा हुआ, कह रहा है इससे अगर अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो क्या होगा बताओ। तो एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सोडी फजाल रसल ने बताया कि जब अल्फा निकलेगा, अल्फा का मतलब क्या होता है? हीलियम निकलेगा। हीलियम का मतलब क्या होता है? 2He4 निकलेगा। तो भैया जब He4 निकलेगा तो नीचे 2 की कमी हो जाए क्योंकि 2 निकल गए, ऊपर 4 की कमी हो जाए क्योंकि 4 निकल गए। तो रेडियम का नंबर कितना है? 226। परमाणु भार कितना है? 226 है भाई। तो जब 226 है तो ऊपर 4 की कमी हो जाएगी क्योंकि अल्फा का मतलब 4 कम हो गए, तो कितना बचेगा? 222 बचेगा। और नीचे रेडियम का नंबर कितना होता है सर जी? रेडियम का नंबर होता है 88। लिखा नहीं तो क्या, वो पता होना चाहिए। और नीचे कितने? 2 की, क्योंकि हीलियम का नंबर तो 2 इसी में से तो निकलेंगे। तो जब 2 की नीचे कमी हो जाएगी तो बचेगा 86, और 86 नंबर होता है रेडॉन। 86 नंबर क्या होता है? रेडॉन। यानी जब भैया इससे रेडियम 226 से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो रेडियम का मतलब कितना? 88 नंबर होता है। इसमें से 2 कम हो जाएंगे और अपने पास बन जाएगा 86 रेडॉन। और साथ में क्या निकल जाएगा बताओ? साथ में 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। बात खत्म हो गई सर जी। अगला देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डू नॉट एमिट, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निम्न में से क्या एमिट नहीं करते? तो अल्फा करते हैं, बीटा करते हैं, गामा करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सही आंसर नहीं है भाई, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन सही आंसर है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करते हैं। यूरेनियम इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यूरेनियम का इस्तेमाल करा जाता है किसमें? जनरेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। यानी यूरेनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है सर जी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं,
न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है भाई, यूरेनियम वगैरह जो होता है इसे गर्म करा जाता है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करी जाती है, ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद बड़े लेवल पे जो है पानी को गर्म करा जाता है, भाप वगैरह बनती है, भाप जाके टरबाइन पर टकराती है और मतलब बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, तो इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, ठीक। एन अल्फा पार्टिकल इज सेम एज, जो अल्फा पार्टिकल होता है किसके समान होता है, तो सभी को पता है हीलियम के समान होता है, क्योंकि हीलियम के ऊपर जब दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं तब हम लोग उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं या फिर हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं भाई। अगला क्या है, न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बट अ डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। देखो भैया सरल भाषा में हिंदी में बताएं, जब न्यूट्रॉन सेम होता है, पेपर दोनों में आता है, इंग्लिश में भी हिंदी में, समझ में ना आए हिंदी में देख लेना भाई। क्या होता है जब न्यूट्रॉन समान होंगे, सम न्यूट्रॉनिक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोन, क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन कहते हैं भाई। न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो सब सीधी सी बात है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, सिर्फ ई आवेश होता है 1.6, और अल्फा पे कितना होता है 2 ई आवेश होता है, यानी दुगना होता है, तो भाई 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। प्रोटॉन का दुगना चार्ज होता है किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर। अब सभी लोग यहाँ फाइनल ईयर में है तो हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपकी चीजें समझ में आती हैं, और समझ में आती है तो फिर हम फटाफट से बढ़ाते हुए भी चल रहे हैं। जो लोग कोर्स के अंदर देख रहे हो भाई टेंशन ना लो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और हमने सोच रखा है कि 10 तारीख तक हम लोग कम से कम एक पेपर दोनों का कर लें, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे। और बाकी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स दैट बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, कौन सा बल होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, तो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पिछली वीडियो में भी बताया था कि भैया प्रबल नाभिकीय बल होता है जो नाभिक के मूल कणों को आपस में बांधे रखता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी, बता चुके हैं, हेनरी बैकुरल ने करी। किसने करी, हेनरी बैकुरल ने करी भाई, ये तो बता ही चुके, पत्थर उठा ला, इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि हेनरी बैकुरल ने खोज करी रेडियो एक्टिविटी की। उसके बाद आ गया द एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंज्ड, यानी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है बाई विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, किस तरीके का रेडियो एक्टिव डिके हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई अल्फा अगर निकलेगा तो 2 कमी हो जाएगी, बीटा निकलेगा तो ऊपर 1 की नीचे 1 की वृद्धि हो जाएगी, ऊपर नो चेंज, यानी बीटा में भी चेंज होता है अल्फा में भी चेंज होता है। सरल भाषा में समझो, हमने पिछली वीडियो में बताया जब अल्फा निकलता है तो नीचे 2 की कमी होती है, ऊपर 4 की कमी होती है, बीटा में नीचे 1 बढ़ जाता है, वृद्धि होती है, ऊपर नो चेंज होता है, और गामा जो है वो बाबा आदमी होता है, गामा निकलने पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो यही ये पूछ रहा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता किस प्रोसेस में भाई, तो वो प्रोसेस क्या होता है, गामा प्रोसेस होता है भाई, ठीक। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप क्या होता है भैया, तो आइसोटोप का मतलब क्या, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ, आइसोटोप होते क्या है हिंदी में समझो, समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। अब समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके नंबर सेम हो, 1H1 1H2 1H3। अब देखो तीनों का नंबर कितना, 1 2 1 1 1, नंबर सबका 1 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन चेक करो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2, देखो सब में न्यूट्रॉन अलग अलग है ना। तो यही ये कह रहा है हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी किसमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं तो इसका मतलब क्या है भैया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप में अलग अलग होते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, अभी ऊपर बताया था, आइसोटोन कहलाएंगे, ठीक भाई। हीलियम न्यूक्लियाई पार्टिकल्स आर कॉल्ड, ठीक। अभी बार बार वो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ रहा है, हीलियम का जो नाभिक होता है पार्टिकल्स, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते रहते हैं और डिटेल में आपके लिए सारी चीजें लेके आ रहे हैं। व्हेन 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन, जब 2 परमाणु के नाभिक आपस में मिलते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं भैया। एक फिशन होता है, एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब संलयन, आपस में जुड़ना। जैसे हम सरल भाषा में कहें, जो सूर्य से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, वो क्यों मिलता है, हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, उनका आपस में संलयन होता है, बहुत सारी ऊर्जा क्रिएट होती है और हम लोगों को मिल पाती है। तो इस तरीके से अपना ये था डे 2, जिसमें हम लोगों ने समझा रेडियो एक्टिविटी क्या है, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, यानी रदरफोर्ड सोडी का लॉ क्या है। डिटेल में इसी तरीके से सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। कुछ अच्छे क्लासेस हम यहाँ पर भी पब्लिक कर रहे हैं ताकि जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग यहाँ पर पढ़ पाए, और बाकी जितने भी लोग हैं सिर्फ 1000 रुपए में भाई पूरा कोर्स हम लोग बना रहे हैं। डिटेल में सब कुछ वहाँ पे पढ़ाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी, प्रैक्टिस भी कराएंगे। दोनों पेपर एक के ही अंदर है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, चाहे तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वरना यहाँ पर भी पढ़ते रहिए। ये PDF आपको हम टेलीग्राम पे भी दे देंगे, BD Acadian BSc चैनल पर। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।